आवाज आ रही बेटा आप सभी को? Yes, sir. इससे पहले जो क्लासेस आपकी केमिस्ट्री की हुई थी उसमें केमिस्ट्री का फर्स्ट और फिफ्थ चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो चुका था, जैसा मैम ने बताया। तो शुरू करेंगे, वो सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे ऐसे। उससे पहले मैं आज की क्लास में सिर्फ रिवीजन वर्क करवाऊंगा आपको, जो आपने पहले किया है, फर्स्ट एंड फिफ्थ चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री। आपका जो केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था उसमें कौन से चैप्टर आया था बेटा? Sir, chapter first. चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में किसी बच्चे को कोई डाउट है? देखो, जो बेटा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर ऐसा है जिसमें आपने केमिकल रिएक्शंस करी है। और केमिकल रिएक्शंस जब भी पॉसिबल हो सकती है जब आपके पास केमिकल फॉर्मूले का सिंबल हो और ये पता हो कि हम फॉर्मूले बनाते कैसे। कोई भी केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग है उसकी आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी पता होने के लिए आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो I request to all the students, please learn 1 to 20 elements with their atomic number, serial wise, and their valence electron, valence. जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 1 से लेके 20 एलिमेंट तक का एटॉमिक नंबर, उनका सिंबल और उनकी वैलेंसी। और कुछ मैंने आपको टेबल बताई थी एक बार कि टेबल है उसमें कंपाउंड आयन से रिलेटेड और उनकी वैलेंसी। सिंपल आयन तो सिंपल एलिमेंट से बन जाते हैं, बट कुछ कंपाउंड आयन होते हैं जिसके ऊपर वैलेंसी उनकी मेंशन होती है अलॉन्ग विद देयर चार्ज। जैसे सल्फेट आयन है, कार्बोनेट आयन है, नाइट्रेट आयन है, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, इन सब की वैलेंसी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा कुछ रिएक्शन स्टेटमेंट के साथ आती है। जैसे सिंपली आपको बोल दिया जाए कि नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, या नाइट्रोजन के बाद एक वर्ड होगा इसमें गैस, रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस। कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जब आपस में रिएक्ट करती है तो अमोनिया बनाती है। अब आपको क्या क्वेश्चन आ गई, इसकी तो आपको केमिकल इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उसको बैलेंस करना है, तो बता सकते हो आप? Sir, N plus 3H, N2 plus 3H2 gives NH3. दिस इज द बेटा, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सबसे पहले हमें सिंपली इक्वेशन लिखनी चाहिए, बैलेंसिंग बाद में करो, पहले आप उसको सिंपली लिखो। जब भी नाइट्रोजन गैस आ जाए इसका मतलब ये नेचर में एग्जिस्ट कर रही है फ्रीली, तो ये मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, तो क्या होगा ये N2, ठीक है, प्लस किससे रिएक्शन कर रही है, हाइड्रोजन गैस के साथ, तो ये भी मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन। प्रोडक्ट बनाया इसने अमोनिया। अब ये अमोनिया जो है, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, वैसे इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड। बट कॉमन नेम कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसको हम उसके कॉमन नेम से जानते हैं, जैसे अमोनिया, वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2 है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, बट हम उसको वाटर बोलते हैं, ठीक है। अब काम आता है बैलेंसिंग का, क्योंकि एक केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस क्यों होती है? अंशु, भूमि, आपको भूमि आवाज आ रही बच्चे? महक, स्नेहल, यस सर। बेटा एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों होनी चाहिए? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक अ केमिकल इक्वेशन? सर इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज फॉर follow the rule of mass of
productive mass. It follow the rule. सर प्रेरणा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को Law फॉलो करना. very good. Because it always follow the law of conservation of mass. कोई भी केमिकल इक्वेशन होगी उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना पड़ेगा. सो टू फॉलो दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड. केमिकल इक्वेशन जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए. तो जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं तो हम एटॉमिसिटी को चेंज कर नहीं सकते, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर से. तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 2 से, और इधर कितना आ गया 3, क्योंकि 6 हाइड्रोजन होगा यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन. दैट्स व्हाई अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो ये इक्वेशंस आप तभी लिख सकते हैं जब आपको केमिकल फॉर्मूला पता हो. विदाउट केमिकल फॉर्मूला हम इक्वेशन नहीं लिख सकते. ठीक है, ओके, वेरी गुड. महक, आवाज आ रही बेटा आपको? दीपक, मुकुल, यस सर. बेटा एक है ना, सभी बच्चे अपनी स्टूडेंट आईडी को जरूर मेंशन कीजिए अपने नाम के साथ. मुकुल, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? Sir, the adding of oxygen and removal of hydrogen from any compound is known as oxidation. वेरी गुड. नमन, नमन, आपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए थे. तनिष, Yes, sir. हाँ बेटा आप क्वेश्चन बताओ मुझे. व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग? Sir, to remove the layer of magnesium oxide. वेरी गुड. फ्रॉम द सरफेस. कुणाल, कुणाल, Yes, sir. कुणाल, हाँ बेटा आप बताइए मुझे व्हाट इज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन? Sir, what? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? Sir, thermal decomposition reaction. Yes. Sir, the reaction which reacts with heat to heat to form to gives the light and energy. To gives out light and energy. नो बेटा. अनुज, व्हाट इज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन? Sir, a reaction in which a compound splits into two or more simpler substance due to heating. वेरी गुड. देखो डी, ये क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है इस रिएक्शन के अंदर से. डीकंपोजिशन मोस्ट इंपोर्टेंट है. डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है डीकंपोजिशन. एक होती है थर्मल डीकंपोजिशन, एक होती है फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन, और तीसरी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन. थर्मल, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक. थर्मल के अंदर हम कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेंगे किससे, हीट से. फोटोकेमिकल में करेंगे लाइट से, और इसमें किससे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से. ये तीनों डीकंपोजिशन रिएक्शन के पार्ट है बेटा. एक में हम लाइट से हीट ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और एक में हीट से, और दूसरे में इलेक्ट्रिसिटी से. ठीक है, तो थर्मल डीकंपोजिशन में हम लाइट से, सॉरी हीट से उसको ब्रेक डाउन करते हैं. इसकी रिएक्शन की अगर हम बात करें, कंपाउंड है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट. इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम जैसे ही हीट करते हैं, इट विल ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड And carbon डाइऑक्साइड. दिस इज द केस ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन. फोटोलिटिक डीकंपोजिशन के अंदर हम लाइट पास कराते हैं जिससे वो कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है. जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है सिल्वर ब्रोमाइड, इसको जैसे ही हमने लाइट पास करवाई इसमें से, तो ब्रेक डाउन हो गया किसके अंदर, ये सिल्वर अलग प्लस में ब्रोमीन अलग.
तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही वही होती है in which a single compound is break down into two or more simpler substances. उसको क्या बोलते हैं हम? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन के अंदर आप सिंपली ले सकते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इसमें से हमने क्या पास करवाई? इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते के साथ ही सोडियम अलग और प्लस में क्लोरीन अलग। ये वाटर का केस भी, वाटर को भी हम आयनाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। ये जो फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन है ये यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, और इसी से क्वेश्चन बनता है राइट द रिएक्शन व्हिच इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो वो कौन सी होगी? थर्मल फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, और उसमें रिएक्शन आप यूज। समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके अनीश। Sir. हाँ बेटा, आप मुझे बताओ व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? नेहा। Exchange between two reactions forming new compounds is called double displacement reaction. Means the reaction in which exchange of ions take place to form two new product. जिस रिएक्शन के अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं और वो हमेशा किसके अंदर होती है? आयनिक कंपाउंड्स के अंदर होती है, इसमें कैटायन और एनायन होते हैं, और उनके आयंस क्या हो जाता है? आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। नाइस नाइस। Yes, sir. व्हाट इज प्रेसिपिटेट? Sir, the solid residue present left after an reaction which is insoluble in water is called precipitate. वेरी गुड। कौन सी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बनते हैं बेटा? Sir, कौन सी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते हैं? precipitation reaction, इसका दूसरा नाम क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। the double displacement reaction. नेहा। महक, आपका आवाज नहीं आ रही बेटा। खुशी। स्नेहल। Yes, sir. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Sir, the What is? substance which oxidizes others and itself get reduced. बेटा आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा तेज बोलो। So the substance which oxidizes others and it itself gets reduced is known as oxidized agent. ओके वेरी गुड। मींस ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है बेटा उसकी हमेशा रिडक्शन होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को क्या करता है? डोनेट करता है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ओके मुकुल, व्हाट इज रेंसिडिटी? Yes, sir. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, यानी लगभग हमारे जीवन की बिल्कुल। जितनी भी जरूरतें हैं Yes, sir. वो व्हाट इज रेंसिडिटी बेटा? इनडायरेक्टली हमें प्लांट्स के द्वारा ही प्राप्त होती है। Sir, rancidity is the oxidation of food oils. जो होते हैं उनको हम प्लांट फीचर्स कहते हैं। वेरी गुड। ओनली वो द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ऑयल एनिमल फैट प्रेजेंट इन द फूड। और कैसे पता चलता है? मार्क्ड बाय इंटेंस स्मेल एंड टेस्ट। हर्बीवोर्स होते हैं, It's called- ओमनीवोर्स होते हैं, वो अपने लाइफ के लिए डबल ए अपने आप को जिंदा रखने के लिए आपको आवाज नहीं आ रही बेटा? आपको शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है, चेक करो बेटा।
Tanish, Yes, sir. how can we protect our food from rancid? Sir, by adding antioxidants and sir, by refrigerating. By Refrigeration of foods and by adding antioxidants in them. what is the name of the antioxidant which we can use? Sir, ये नहीं पता. Sir, BHT and BHU. BHA and BHT. BHA मतलब ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और एक होता है ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन. दूसरा, इसके अलावा हम नाइट्रोजन गैस भी फिल करते हैं, जैसे जो चिप्स होते हैं, है ना, उनके पैकेट को पैक करने से पहले उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं. वो क्यों फिल करते हैं? क्योंकि वो एक एंटीऑक्सीडेंट गैस है जो सब्सटेंस को खराब होने से बचाती है, उसके ऑक्सीडेशन होने से रोकती है, इसलिए हम उसका यूज करते हैं. ठीक है कुणाल? कुणाल, Yes, sir. इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन Sir, sir, speak loudly. हाँ बोलो. Sir, speak loudly. Sir, आपकी आवाज धीरे से आ रही है. What is exothermic reaction? Sir, exothermic reaction. हाँ जी. What is exothermic reaction? बोलो. नेहा, नेहा आवाज आ रही है आपको? नेहा, what is exothermic reaction? Nice. Nice. Yes, sir. What is exothermic reaction, beta? Exothermic reaction. May I? Snehal, May I? Yes, sir. what is exothermic reaction? Sir, the exothermic reaction is that which release energy in the form of heat, light are called exothermic reaction. Very good. Means दो तरह की रिएक्शंस होती हैं. कौन कौन सी होती है दो तरह की रिएक्शंस के अंदर? एक होती है एक्सो और एक होती है एंडो. एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक कौन सी होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सो वर्ड याद रखना, EXO. एक्सो मतलब आ रहा है यहाँ पर एग्जिट, बाहर, जिसमें से हीट रिलीज होती है या जो एनर्जी है वो क्या हो रही है? रिलीज हो रही है. उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. The reaction in which heat is released, energy is released, is called exothermic reaction. For example, when we burn a carbon compound, जब भी सपोज करो किसी कार्बन को जला रहे हैं तो जलाते के साथ ही क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हीट और प्लस में लाइट. कोई भी चीज है जिसको हम जला रहे हैं तो उसमें से क्या निकलेगी? हमेशा हीट एनर्जी निकलेगी. तो हीट रिलीज कर रही है तो किस टाइप की रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. लाइन के अंदर क्या ऐड करते हैं? वाटर ऐड करते हैं. देन इट विल फॉर्म स्लेक लाइन प्लस में हीट. दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. समझ में आया?
बेटा ये नेहा, आपको आवाज आ ही नहीं रही है, आप बोलना ही नहीं चाहते। नेहा, नेहा आवाज आ रही बेटा आपको? गायब। अमन, 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 ये मैंने रिएक्शन लिखी है यहाँ पर एक, आप मुझे बता सकते हैं कौन सी टाइप की रिएक्शन है? Which type of reaction is this? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक तो है। अनुज, what type of reaction is this? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा डिस्प्लेस हुआ इसमें? एक सब्सटेंस ने दूसरे को डिस्प्लेस थोड़ी किया यहाँ पर। और कोई बता सकता है? सर रिडक्शन। रिएक्शन। नाइस, आवाज आ रही है आपको? सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Very good. And two or more substances added to give a single product. This is the combination reaction. जिस रिएक्शन के अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन आल्सो। और अगर हम बात करें एंडोथर्मिक की, तो जिस रिएक्शन के अंदर हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे अभी आपको मैंने ऊपर समझाया था डीकंपोजिशन का केस, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? Yes, sir. समझ में आया बेटा आपको? यस सर। एक क्वेश्चन है इसमें, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस? मुकुल। So respiration is considered as exothermic reaction because in this oxidation of food takes place and heat is released in the form of ATP molecules. Very good. Because respiration is the process by which food in our body gets oxidized. क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक डाउन होता है और वो किस में डिकम्पोज होता है? ग्लूकोज के अंदर। Then that glucose undergoes oxidation when react with oxygen, and there is a combustion of the food take place, slowly combustion. और जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वहां पर क्या होता है? वो फूड जैसे ही बर्न होता है तो उसमें से हीट एनर्जी निकलती है और एनर्जी निकलती है। इसलिए आपने देखा होगा जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो कुछ ना कुछ हमेशा मतलब 35 से ऊपर रहता है। मतलब हमारी बॉडी जो वार्म रहती है, गर्म रहती है। वो गर्म क्यों है? क्योंकि बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रही है वो एनर्जी प्रोवाइड करवा रही है, हीट एनर्जी प्रोवाइड करवा रही है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर कोई इंसान मर जाता है, डेड हो जाता है, तो आपने देखा होगा उसकी बॉडी बहुत स्पीड के साथ ठंडी पड़नी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही थी, रिएक्शंस हो रही थी, वो सारी की सारी रुक गई है। और जैसे ही रिएक्शंस रुकती है तो बॉडी का प्रोसेस रुकेगा और वो बॉडी पूरी ठंडी होती चली जाएगी। इसी वजह से रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं हम? एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज होती है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करते हैं। सेम एंडोथर्मिक की बात करें, देखो रेस्पिरेशन की रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। ग्लूकोज C6H12O6 जैसी रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्ट बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस में एनर्जी। बैलेंस करने के लिए इसको
इक्विवेलेंसी इक्वेशन। ठीक है, ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, आपको जरूर याद करनी है। अब एंडोथर्मिक में ऐसा केस लें तो वो आ जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस? क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। कि जब भी प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो जो एनर्जी है वो उनको सनलाइट से मिल रही है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं फ्रॉम द सनलाइट। तो जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए हम फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इस फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है बेटा, वो इसके अपोजिट है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है जी, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल। क्या प्रोवाइड करवाते हैं वो? C6H12O6 और प्लस में ऑक्सीजन। इसको बैलेंस सेम इसी तरीके से कर सकते हो आप जैसे पहले इक्वेशन। इसके अपोजिट रिएक्शन, क्योंकि जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन गैस, व्हिच वी यूज फॉर ब्रीथिंग। एग्जैक्ट इसके अपोजिट रिएक्शन आप चेक कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? यस सर। डाउट किसी को? Yes. इसमें कोई डाउट किसी को? अब फर्स्ट चैप्टर में इनके अलावा अगर ऐसा कोई टॉपिक जो आपको ना समझ में आया हो या जिसमें कोई आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन? ओके, नाउ मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट बताता हूँ आपको एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर का, जो हम स्टार्ट करेंगे कल से। And the name of the chapter is acid, base and salt. देखो बेटा, जितने भी कंपाउंड होते हैं हम उनको क्लासिफाई करते हैं, और केमिकली जब हम उसको क्लासिफाई करते हैं तो तीन चीजों में क्लासिफाई करते हैं कंपाउंड को, एसिडिक, बेसिक और सोल्ट। ये तीन केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, मतलब तीन टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा कंपाउंड एसिडिक है, कौन सा बेसिक और कौन सा कंपाउंड सोल्ट नेचर का है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें यही सारा पढ़ना है कि देखो, पढ़ने से पहले कंपाउंड एसिड है, बेस है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई एसिड है क्या चीज। तो पहले तो पढ़ेंगे हम एसिड के बारे में, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ एसिड, कि कितने टाइप के एसिड होते हैं। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल भी और केमिकल भी, कि दोनों तरह की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनका क्लासिफिकेशन भी, एसिड को किस किस में क्लासिफाई करते हैं। सेम वही प्रोसेस है सारा बेस का, और वही प्रोसेस किसका है? सारा सोल्ट का। अब इनमें से कुछ टर्म किसी भी कंपाउंड के ऊपर, अगर आपको कोई कंपाउंड दे दे किसी कंटेनर के अंदर, उस कंपाउंड को देखने के बाद हमें ये तो नहीं पता चलेगा कि भाई वो एसिड है या बेस है, ऐसा तो नहीं पता चलता ना हमें। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं। क्या करते हैं? इंडिकेटर यूज करते हैं। तो इंडिकेटर का एक अलग से टॉपिक आएगा इसके अंदर, कंसेप्ट। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इनका काम क्या होता है। तो इंडिकेटर हम उन सब्सटेंस को बोलते हैं which are used to detect whether the substance is acid or base। जो हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं वो एसिडिक सब्सटेंस है या बेसिक सब्सटेंस है, उनको चेक करने के लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। समझ में आया? तो आज Yes, sir. थोड़ा सा एसिड का पोर्शन आपको देखते हैं। और देखो, जो सोल्ट का कंसेप्ट है, सोल्ट जनरली इसके अंदर है, बट एक सोल्ट की फैमिली होती है लास्ट के अंदर। जो इंपॉर्टेंट केमिकल सोल्ट है इनके बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, जैसे
वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये चार हमें अलग से पढ़ने हैं सोर्स के फॉर्म, और इन चारों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर, मतलब ये बनाते कैसे हैं, इनका केमिकल नेम क्या है, कॉमन नेम, रिएक्शंस और इनके यूज, ये जरूर एग्जाम में पूछेगा। और इन्हीं एसिड और बेस की स्ट्रेंथ का कंसेप्ट आता है कि हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ का कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, तो उसका भी कंसेप्ट पीएच स्केल जिसको यूज करते हैं वो भी सीखेंगे। चलिए आज हम इसमें छोटा सा टॉपिक उठाते हैं, प्रॉपर्टी से डिस्कस करेंगे। एसिड बेस, 7th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था एसिड एंड बेस। उस टाइम हमें सिंपली डेफिनेशन बताई जाती थी एसिड की, द सब्सटेंस which are sour in taste and turns blue litmus to red is called acid। ये डेफिनेशन होती थी, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Simple, but this is not the definition of acid, this is the ion on dissolving in, जो वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। क्योंकि बेटा देखो आज सिर्फ 8 स्टूडेंट है क्लास में, ओनली 8 स्टूडेंट्स, क्या हमेशा क्लास की स्ट्रेंथ इतनी रहती है? No, बोलिए। sir. क्लास में तो 35 तक होती है। अप्रोक्सीमेटली 34 35 तक रहती है, बट आज सिर्फ और सिर्फ 8 स्टूडेंट्स हैं। अब देखो इस चैप्टर को अगर मैं शुरू करवाता हूँ और बाद में कुछ स्टूडेंट्स सब ज्वाइन करेंगे तो उनको क्या कुछ समझ में आएगा? यही रीजन है कि मैंने आपको आज इससे पहले वाला चैप्टर रिवाइज करवाया, ताकि थोड़ा सा आप पहले वाला चैप्टर रिवाइज करोगे तो नेक्स्ट डे से हो सकता है फर्स्ट डे क्लास लगी तो बच्चे कम है, नेक्स्ट डे से कुछ स्टूडेंट्स ऐड होंगे तो हम नया चैप्टर दोबारा से इसको शुरू करेंगे। भूमि, भूमि आवाज आ रही बेटा आपको? तो एसिड्स क्या होते हैं, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है किसमें, वाटर में डिसॉल्व करने पर उसको क्या बोलते हैं हम, एसिड्स। की अगर हम बात करें जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, ये सारे एसिड्स हैं। प्रॉपर्टीज और इनकी जो टाइप्स है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एसिड्स के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक एसिड है और मिनरल एसिड है, उन्हीं के अंदर क्लासिफाई। टॉयलेट में हूँ। हाँ बोलो नेल।
सर एक क्वेश्चन था। बेटा आवाज आ रही है अब आपको? सर ओके, ये नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे हो रहा था? चलो कोई नहीं बेटा, हम इसको टॉपिक को कल कंटिन्यूस करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप एक बार इसको रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको पढ़िए, ताकि कल हम इसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। ठीक है बेटा, यू मे लीव द क्लास नाउ। सर आपने ये बताया था ना कि अगर डेड बॉडी ठंडी पड़ जाती होता है। स्नेहल